जियोग्राफी का पांचवा चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है उसमें मेन पार्ट कौन से हैं, पूरा डिस्कशन उस पर होगा। और इस वीडियो में जो भी आपको मैटर मिलने वाला है वो सारा मैटर होगा NCERT लेवल का। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये जो अर्थ का सरफेस है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स जोन माना जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो। तो इसका सॉलिड पोर्शन है लिथोस्फीयर इसको बोलते हैं। एक गैसियस लेयर है, आपको पता है कि अर्थ के बाहर, अर्थ के ऊपर एक गैस की लेयर है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसी अर्थ के सरफेस पर जो लिक्विड पोर्शन है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। परसेंटेज भी देख सकते हो, लिथोस्फीयर 29% होता है, यानी कि इसको हम लोग लैंड मास बोलते हैं। और जो वाटर बॉडी है वो है 71%। और इसी के साथ यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के साथ एक और स्फीयर है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? ये अपने आप में एक नैरो जोन है। नैरो का मतलब बहुत, इसका जो रेंज है वो पतला है, मतलब रेंज तो काफ़ी ज़्यादा है, पूरे अर्थ पे फैला है, लेकिन एक नैरो का मतलब इसकी जो हाइट है या कह लो थिकनेस है वो बहुत कम है। बायोस्फीयर का मतलब है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वाटर, लैंड और एयर आपस में मिलते हैं और उस जगह पर क्या होती है, लाइफ होती है। फिलहाल इमेजिन करो जहाँ पे हम लोग हैं अभी, जिस लेवल पर जहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब वहाँ पे हमें लैंड भी देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेयर भी रहेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एटमॉस्फेयर रहेगा, लैंड ना मिले, या सिर्फ लैंड हो वाटर ना मिले, सब कुछ रहेगा। साथ साथ वहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी भी पाई जाएगी, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, जानवर होंगे, बहुत सब कुछ होगा। तो वो स्फीयर होता है बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर पे आते हैं। ये होता है हमारी अर्थ के सरफेस का सॉलिड पोर्शन। और ये बनता किससे है? अगर हम इस अर्थ को कई लेयर में डिवाइड करें तो ऊपर की दो लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर है सॉइल, उसके नीचे वाली लेयर है क्रस्ट। तो इस सॉइल और इस क्रस्ट के मिलने से, यानी कि दोनों को साथ मिला करके क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। और खुद देख लो, तो ये बनता है रॉक से। रॉक का मतलब चट्टान, जिसको हम लोग क्रस्ट बोल रहे हैं अभी, और थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल इसमें से कौन सा है? ये ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली है क्रस्ट। और इसी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनसे कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाता है। प्लांट ग्रो करते हैं और प्लांट की हेल्प से बाकी भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अब ये जो अर्थ का सरफेस है इसमें जो लार्ज लैंड मास है उनको हमने कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं उनको हमने ओशियन बेसिन में डिवाइड किया। तो फिलहाल सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा ओशियन। यहाँ पे एक बात ओशियन के बारे में लिख दी गई है कि ऑल ओशियंस आर कनेक्टेड विद एन अनदर। तो उनको ऑल ओशियंस आर कनेक्टेड विद वन अनदर, यानी कि जितने भी ओशियन हैं, कोई भी ओशियन एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। भले ही वो कनेक्शन वीक हो या स्ट्रांग हो, मतलब बहुत दूरी में ऐड हों या बहुत कम दूरी में ऐड हों, बट ऐड जरूर है। मतलब कोई भी ओशियन पूरी तरीके से सेपरेट नहीं है, वो दूसरे से अटैच है। और सी लेवल हर जगह सेम होता है। यहाँ पे इस लाइन में लिखा है कि सी लेवल हर जगह सेम होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल टेकन एज 0। इसका मतलब ये हुआ, सपोज ये मैंने बना दिया सी लेवल। इमेजिन करो ये है हमारा समुद्र, और ये जो सबसे आउटर सरफेस है इसको हम बोलेंगे सी लेवल। अब मान लो कहीं पे ज़मीन है, सपोज़ ये हमारा शहर है सुल्तानपुर, इस जगह पे बसा हुआ है, और यहाँ कोई आदमी रहता है इस जगह पे। तो ये सॉइल यानी कि ये लैंड सी लेवल से कितनी हाइट पर है, यहीं से मेजर किया जाएगा सी लेवल से, और इसको 0 मान के, इस जगह को हम 0 मान लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। इसी को हम लोग अल्टीट्यूड भी बोलते हैं अगर याद हो तो, यानी कि हाइट ऑफ लैंड फ्रॉम द सी लेवल। अब अगर अपने सुल्तानपुर की बात करें, अगर आप पढ़ पाओ तो, हालांकि मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ जब भी स्टेशन जाते हो तो वहाँ लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। अब पता नहीं कितना मीटर लिखा है, मुझे खुद क्लियर नहीं दिख रहा है, बस जब भी स्टेशन जाना तो ध्यान से देख लेना। तो इसका मतलब ये है कि सी लेवल से इस सुल्तानपुर सिटी की हाइट कितनी है, जितनी भी यहाँ लिखी होगी। हाईएस्ट माउंटेन पीक, मतलब अगर ये बात करें कि सी लेवल से अभी तक सबसे ऊंची लैंड कौन सी, यानी कि सबसे ऊंचाई पर कौन है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट है सी लेवल से 8848 मीटर। और अगर सबसे डेप्थ में कोई है, यानी कि सी लेवल से नीचे अगर कुछ है, तो वो है मारियाना ट्रांस। ये होती है सबसे
ग्रेटेस्ट डेप्थ, यानी अभी तक अर्थ में अगर सबसे गहराई में कुछ है तो वो है मैरियाना ट्रांस, और ये पाया जाता है पैसिफिक ओशियन में। इसकी डेप्थ कितनी है, यहाँ रही इसकी डेप्थ। कॉन्टिनेंट की बात करते हैं सर, कॉन्टिनेंट 7 होते हैं। कॉन्टिनेंट क्या है, जो हमारे अर्थ पर लैंड है, जितनी भी लैंड है उनको हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया मेनली, और ये जितने भी कॉन्टिनेंट है ये सब वाटर बॉडी से सेपरेट है। 7 कॉन्टिनेंट ये रहे आपके सामने, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये रहा मैप। मैप बहुत ध्यान से देखना, अपनी बुक साथ में लेके बैठना, क्योंकि आगे जो भी डिस्कशन होगा उसमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यानी कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैप में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, इसलिए बुक साथ में लेके बैठना। लेकिन उससे पहले, मतलब हम कॉन्टिनेंट पे चर्चा करें उससे पहले ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लो कि आइलैंड, लेक, पेनिनसुला, स्ट्रेट, इस्थमस, गुल्फ, बे और केप, ये सब होते क्या हैं, क्योंकि इनका नाम अभी आगे आएगा। हालांकि इसमें से कुछ ही आएंगे, लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो जान लो। तो आइलैंड वो एक स्मॉल लैंड मास होता है जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, पहली चीज़। फिर समझ लो आइलैंड क्या है, वो स्मॉल लैंड मास होता है जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो। इसी का जस्ट अपोजिट लेक क्या होता है, वो वाटर बॉडी जो चारों तरफ से क्या हो जाए, लैंड से कवर हो जाए। अब ये मत बोल देना सर जो मेरे गांव में तालाब है क्या वो लेक है, अरे पागल, वो लेक इकट्ठा मतलब वो वहाँ पे जो पानी है वो बारिश से इकट्ठा हुआ, तो बारिश वाले पानी की बात नहीं हो रही है। आगे पेनिनसुला क्या है ये देख लो, मतलब वाटर बॉडी पूरी हो और उसमें लैंड मास हल्का सा इस तरीके से निकला हो, तो वो होता है पेनिनसुला। आगे गुल्फ उसी का जस्ट अपोजिट, मतलब लैंड पूरी हो और वाटर बॉडी इस तरीके से आए, तो ये हो जाएगा गुल्फ। इसके बाद है इस्थमस, यानी कि 2 लैंड मास हो और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हो बहुत ही नैरो स्ट्रेच से, मतलब जो इनका ये मिलाप हो रहा है बहुत पतला है ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं इस्थमस। सेम अगर यही चीज़ वाटर की हो जाए, मतलब यहाँ पे लैंड मास ऐड हो रहा है इस्थमस में, लेकिन अगर वाटर बॉडी ऐड हो जाए ऐसे पतले से रास्ते से, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। इस्थमस और स्ट्रेट ये दोनों का नाम आएगा इस चैप्टर में। एक होता है केप, केप का मतलब खुद ही देख लो, जब वाटर में लैंड मास इस तरीके से आएगा, इसी का उल्टा जब लैंड मास इधर हो और वाटर बॉडी इसके अंदर इस तरीके से आ जाए तो इसको बोलते हैं बे, जैसे बे ऑफ बंगाल। हाँ, आगे एशिया, सबसे पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। तो ये होता है भैया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इतना तो पता ही होगा कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और हमारी कंट्री इंडिया इसी कॉन्टिनेंट में आती है। और ये इतना बड़ा है कि जितनी लैंड एरिया है हमारी अर्थ पर, उसका 1/3 अकेले किसका हिस्सा है, एशिया का ही, मतलब 3 पार्ट में से 1 पार्ट तो इसी का है। और ये पड़ता है ईस्टर्न हेमीस्फीयर में। अब हेमीस्फीयर का मतलब क्या होता है समझो, स्फीयर का मतलब होता है गोला, हेमीस्फीयर का मतलब आधा गोला। अगर इस अर्थ को ध्यान से देखना है, जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है ये अर्थ है, अगर इसको मैं वर्टिकली डिवाइड कर दूँ 2 पार्ट में, तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो होगा आपका ईस्टर्न हेमीस्फीयर, लेफ्ट वाला पार्ट होगा वेस्टर्न हेमीस्फीयर। तो ये एशिया किस में आता है, ये आता है ईस्टर्न हेमीस्फीयर में। मतलब अगर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया वर्टिकली, तो ये राइट वाले पार्ट में पड़ेगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। और ये एशिया एक कॉन्टिनेंट है, इधर यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के बीच में पड़ता है उरल माउंटेन्स। ये पूरी रेंज होती है माउंटेन की, ये पहाड़ पड़ता है। और इस चीज़ को नोट करने के लिए क्या करना, इधर एक ऐसा कुछ बना के फिगर गोल गोल, इधर यूरोप लिख लेना इसमें, और इसमें एशिया, और यहाँ बना लेना पहाड़ अपना उरल माउंटेन के नाम से। यूरोप स्मॉलर देन एशिया, एशिया से छोटा होता तो छोटा होगा ही, जब अगर एशिया सबसे बड़ा है तो बाकी सब एशिया छोटे हो जाएंगे। और ये कहाँ पड़ता है, एशिया के वेस्ट में। एशिया का वेस्ट मतलब अगर एशिया यहाँ तो यूरोप यहाँ, इसके वेस्ट में। बाउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, इसके 3 तरफ पानी ही पानी है, 4 तरफ में से 3 तरफ क्या है, पानी ही पानी है। आर्कटिक सर्कल इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है, आर्कटिक सर्कल ध्यान रखना। और वो लैंड मास जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, कई बार यूरेशिया आपको सुनने में आएगा, यूरेशिया का मतलब यूरोप का भी हिस्सा है और एशिया, मतलब यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, यूरेशिया। अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ये सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब सबसे टॉप पे कौन है, एशिया। एशिया के बाद दूसरा नंबर किसका, अफ्रीका का। और इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड यहीं से होकर गुजरता है, इसी कॉन्टिनेंट से। और इसका इस कॉन्टिनेंट का एक बड़ा सा हिस्सा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में पड़ता है, मतलब पूरा पार्ट नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा किस में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, कुछ साउथ में भी पड़ता होगा इसका मतलब। और ये अकेला इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3-3 लाइन होकर गुजरती है।
इक्वेटर भी यहीं से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहीं से जाती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ से 3 लाइन जाती है, वो तीनों के नाम यहाँ हैं। इसके बाद सहारा डिजर्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट कंसिडर किया जाता है, वो भी अफ्रीका में ही है, और ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। और जो दुनिया की सबसे लंबी, ध्यान देना इस जगह पे थोड़ा सा, मार्क माई वर्ड्स, मैं बोल रहा हूँ सबसे लंबी यानी कि लार्जेस्ट, सॉरी सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है नील, वो इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही आती है। कौन सी? लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी। अगला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ये तीसरा सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे टॉप पे कौन था? एशिया, उसके बाद कौन सा था मैं खुद भूल गया, अफ्रीका, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ऐड करता है ये एक लैंड मास, ज़मीन पतली सी, ध्यान देना आ गया ना नाम, तो इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। देखो इस्थमस, उसकी इस्थमस क्या है? वो 2 लैंड मास को ऐड करने वाला हो गया, और पनामा उसका नाम हो गया, तो इसका नाम क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा, मतलब वो लैंड मास जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ऐड करता है, एज यू कैन सी इन द फिगर। इधर ये आपका साउथ अमेरिका, इधर नीचे नॉर्थ अमेरिका, जोड़ रहा है कौन? पनामा। और ये वाला कॉन्टिनेंट पड़ता है आपका नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में ये फैलता है, और सराउंडेड बाय 3 ओशियन, और ये 3 ओशियन से घिरा है। ध्यान सुनना, यहाँ पे 3 तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बल्कि 3 ओशियन से घिरा है ये वाला कॉन्टिनेंट। आगे चलते हैं। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो किस में पड़ता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, इसकी चर्चा हुई थी क्या? शायद नहीं। ये देखो, अगर अर्थ को हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो अपर पार्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लोअर पार्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। सराउंडेड बाय 2 ओशियंस, और ये जो साउथ अमेरिका नाम का कॉन्टिनेंट है ये 2 ओशियन से घिरा हुआ है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो कि एंडस जिसका नाम है, नॉर्थ टू साउथ ही जाता है, ये इसी कॉन्टिनेंट में है। ध्यान सुनना, वो जो माउंट एवरेस्ट था वो सबसे ऊंची थी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सबसे बड़ी माउंटेन रेंज एंडस। और दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेजॉन इसी कॉन्टिनेंट में है। ध्यान सुनना, अब यहाँ पे बोला गया सबसे बड़ी, ना कि सबसे लंबी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी यानी कि लार्जेस्ट रिवर किस में है? अमेजॉन में। ध्यान देना, जो नील थी वो लॉन्गेस्ट थी और ये लार्जेस्ट है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यानी सबसे छोटा, और ये किस में आता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में, निचले पार्ट में। और ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? ओशियन से घिरा है, और इसको हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये काफ़ी छोटा है और चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा है। जैसे हम अभी पहले डिस्कस कर चुके थे कि वो लैंड मास जो काफ़ी छोटा हो और चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं आइलैंड, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। इसके बाद बारी है, अगला कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। ये पड़ता है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में, और जो साउथ पोल है ये इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में आता है। समझिएगा बात ध्यान से, मैप इसलिए बोला था, मैप लेके बैठना तभी समझ में आएगा। साउथ पोल जो है सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, यानी कि इस कॉन्टिनेंट का सेंटर है वो साउथ पोल, यानी कि साउथ पोल इसके सेंटर में आता है। कवर्ड विथ थिक आइस, ये जो है ठंडा होने के कारण यहाँ पे हमेशा बर्फ़ की चादर से ढका रहता है, और इसलिए यही रीज़न है यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। लोग जाते हैं बट रिसर्च के लिए जाते हैं, कोई परमानेंट वहाँ रहने नहीं जाता। मतलब वहाँ पे किसी का घर नहीं है, किसी की दुकान नहीं है, ठीक है ना, कोई वहाँ पे बस कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं है वहाँ। और इंडिया की अपनी खुद की रिसर्च स्टेशन है वहाँ पर 2, एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री। अगला है भैया हाइड्रोस्फीयर, नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि अर्थ का सरफेस 71% क्या है? वाटर से ही कवर है। और हाइड्रोस्फीयर का मतलब वाटर, लेकिन वाटर तीनों फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में भी, जैसे सीज और ओशियंस में, रिवर्स में, लेक में, कुछ फ्रोजन लेक भी हैं फिलहाल। इसमें जो वाटर पाया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म में जो ग्लेशियर्स हैं यानी कि आइस, गैसियस स्टेट में वाटर वेपर यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल है वो गैसियस स्टेट में है। तो इन सबको मिला करके हाइड्रोस्फीयर बनता है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ ओशियन नहीं, ओशियन के अलावा भी जो ग्लेशियर में पानी है, जो एटमॉस्फेयर में पानी, सबको मिला करके क्या बोला जा रहा है? हाइड्रोस्फीयर।
अगर हम ये मान के चलें कि भगवान ने हमें 100% पानी दिया है तो 100 में से 97.2% वाटर साल्ट वाटर है जो कि सीज और ओशियन में है, 2.6 वाटर है आइस में और ग्राउंड वाटर में, और 0.03% वाटर है फ्रेश वाटर। अगर ध्यान दो साइंस में जो ये परसेंटेज बताया गया था उससे थोड़ा सा वेरी कर रहा है। बात करते हैं ओशियन की। तो ओशियन क्या है? मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अभी हमने डिस्कस किया हाइड्रोस्फीयर सबको बोलते हैं जितने जहाँ जहाँ पानी हर जगह मिला करके, लेकिन उसका जो मेन पार्ट है वो होता है ओशियन। तो जितने भी ओशियन है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और ओशियन का जो वाटर होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, और ये जो मूवमेंट होती है 3 तरह की होती है, या तो वेव के फॉर्म में, या तो टाइड के फॉर्म में, या तो करंट के फॉर्म में। करंट का मतलब होता है पानी का बहना, यानी कि जल की धारा। अब 5 ओशियन है हमारे पास, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ये रहा मैप। एज यू कैन सी, डिटेल में देख लो अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। खुद से देखो, इतना से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये एक बार फिर से देखो, ये पूरा वर्ल्ड का ओशियन है और यहाँ पे सबको अलग अलग भी दिखा दिया गया है। जैसे इंडियन ओशियन इस वाले में दिखाया गया है, और साउदर्न ओशियन इस वाले में दिखाया गया है अलग से, आर्कटिक ओशियन को इस वाले में दिखाया गया अलग से, इसमें दिखाया गया अटलांटिक ओशियन को, इसमें पैसिफिक ओशियन को। चलिए शुरू करते हैं जी। वीडियो रोक रोक के अच्छे से मैप देख लेना फिलहाल। पैसिफिक ओशियन सबसे पहला ओशियन, ये लार्जेस्ट ओशियन होता है, और ये पूरी अर्थ के सरफेस का 1/3 पार्ट रोक के बैठा। सोचो कितना, 1/3 पार्ट पूरी अर्थ के सरफेस का। और जो वर्ल्ड का डीपेस्ट पार्ट है यानी कि मारियाना ट्रेंच, वो इसी ओशियन में पाया जाता है। और ये इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है, लगभग गोल गोल होता है ये पूरी तरीके से। और ये किससे किससे घिरा है? एशिया से घिरा है, ऑस्ट्रेलिया से घिरा है, नॉर्थ अमेरिका से और साउथ अमेरिका से घिरा है। किसकी बात चल रही थी? पैसिफिक ओशियन की। अगला ओशियन है अटलांटिक ओशियन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, दूसरे नंबर पे आता है। इसका जो शेप है वो एस शेप जैसा है, इसका शेप ये देख सकते हो फिगर अटलांटिक ओशियन का। बाउंडेड बाई यानी कि घिरा है, किससे घिरा है? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से घिरा है वेस्ट में, यानी कि वेस्ट की तरफ कौन कौन है? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। ईस्ट की तरफ पड़ता है यूरोप, मैप में देख लेना अच्छे तरीके से। और इसकी जो कोस्टल लाइन है वो इंडेंटेड है। कोस्टल एरिया का मतलब होता है इसकी जो तटीय रेखा है, तट का मतलब होता है जहाँ पे ये वाटर बॉडी लैंड से टच करती है तो उसको बोलते हैं कोस्ट। अब इंडेंटेड का मतलब होता है दांत जैसा स्ट्रक्चर। तो खुद देख सकते हो कांटेनुमा स्ट्रक्चर है यहाँ पे हर जगह। यहाँ देखो एक मिनट, इस जगह पे दांत जैसा स्ट्रक्चर हर जगह, तो इसलिए ये क्या होता है? इंडेंटेड कोस्ट लाइन। आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट। ये एक आइडियल का मतलब होता है बेस्ट प्लेस है, बेस्ट लोकेशन है किसके लिए? नेचुरल हार्बर के लिए। हार्बर का मतलब वो प्लेस जहाँ पे जहाजें खड़ी होती है। कौन सी? पानी वाली जहाज। पानी वाली जहाज वहीं खड़ी हो पाती है जहाँ पे गहराई ज़्यादा होती है। यहाँ पे गहराई अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए नेचुरल हार्बर बोलते हैं इसको। कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे उतनी गहराई नहीं है, लेकिन हमने उसको खुद से क्रिएट किया तो जहाज खड़ी करने के लिए। और ये है बिजीएस्ट ओशियन, यानी कि सबसे व्यस्त ओशियन यही वाला है। व्यस्त का मतलब क्या होता है? जैसे सड़कें होती हैं बहुत व्यस्त होती हैं, व्यस्त का मतलब वहाँ पे गाड़ी मोटर बहुत चलती रहती है, वैसे ये है भैया आपका सबसे बिजीएस्ट ओशियन, यानी कि इसमें शिप्स या जितने भी मतलब वाटर वाले ट्रांसपोर्ट इसमें चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगला ओशियन है इंडियन ओशियन। ये इकलौता ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पर पड़ा है, और वो कंट्री है इंडिया। इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, यानी कि ट्रायंगल जैसा शेप है इसका। और ये घिरा है 3 कॉन्टिनेंट से। वेस्ट नॉर्थ में घिरा है एशिया से, वेस्ट में घिरा है अफ्रीका से, ईस्ट में घिरा है ऑस्ट्रेलिया से। साउदर्न ओशियन की बात कर लेते हैं। और साउदर्न ओशियन क्या करता है? इनसर्कल अंटार्कटिका, मतलब साउदर्न ओशियन अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरता है। इनसर्कल का मतलब होता है घेरना। तो ये जो ओशियन है ये इनसर्कल यानी कि घेरता है, किसको घेरता है? अंटार्कटिका को। और इसका जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट का मतलब इसका जो विस्तार है वो नॉर्थ की तरफ कहाँ तक है? 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। और ये रहा आपका फिगर। अगला ओशियन है आर्कटिक ओशियन। इसकी लोकेशन कहाँ है? विद इन द आर्कटिक सर्कल, यानी कि आर्कटिक सर्कल के अंदर, सराउंडेड बाई नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में इसकी कंडीशन है। थोड़ा एक चीज़ और देखो ध्यान से, ये आर्कटिक ओशियन है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे आपका है पैसिफिक ओशियन। मैंने कहा था कि हर एक ओशियन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो इसका जो कनेक्शन है वो कौन बना रहा है? ये बीच वाला पार्ट देखो जहाँ से एरो निकला है। तो भले ये जो डार्क ब्लू दिख रहा है
तो ये है शैलो वाटर। शैलो वाटर का मतलब जहाँ पे पानी की गहराई बहुत कम है। बहुत ध्यान से समझ लेना, थोड़ा आराम से समझो। जहाँ पे ये ब्लू कलर है मतलब वो वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे जो ये ब्लू कलर है, कौन सा पार्ट मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट फिर से देखना, ये वाला पार्ट जिसको भी मैंने थोड़ा पेन चलाया, एक बार फिर से देख लो, दूसरे कलर से देख लो। ये पर्पल कलर जहाँ पे पेन चल रहा है, यहाँ पे डार्क ब्लू है, इसका मतलब यहाँ पे शैलो वाटर, यानी कि यहाँ पानी की गहराई कम है। तो ये वो पार्ट है जहाँ से ये आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन ऐड होते हैं, यानी जुड़ रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है? वो पतली सी वाटर बॉडी जो दो वाटर बॉडी को जोड़ती है। तो ये है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ रहा है। और ये वाला ओशियन नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये रहा फिगर। एटमॉस्फियर आ गया अगला टॉपिक। एटमॉस्फियर का मतलब आपको पता ही है कि अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है या लेयर है या इन्वेलप है। कई सारे नाम हो सकते हैं इसके, चाहे ब्लैंकेट बोलो, चाहे लेयर बोलो, चाहे इन्वेलप बोलो। किसकी? एयर की। इसी को बोलते हैं एटमॉस्फियर। और भले ही हमने साइंस में कुछ और पढ़ा हो, लेकिन अभी NCERT क्या कह रही है कि इस एटमॉस्फियर की हाइट है कितनी? 1600 किलोमीटर। और यही एटमॉस्फियर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रिस्पायरेशन के लिए। यही एटमॉस्फियर हमें हार्मफुल रेस से ही बचाता है। और इसमें पाई जाती है 5 लेयर। वो लेयर कौन कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। मतलब ये नीचे से मैंने सारे नाम लिए हैं, और इसके 2 फिगर हैं एज यू कैन सी। 2 क्या, यहाँ पे 3 फिगर दे दिया, जितना मर्जी देखो, जैसे मर्जी देखो। और अगर मैं बात करूँ 100% एयर की, तो उसमें 99% में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही हिस्सा है, और 1% में है बाकी अदर गैसें। अब जो 99% है उसमें से भी 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। जो 1% बची अदर गैसेस, उसमें CO2 है, आर्गन है, और फिर और भी गैसें हैं, और उसी में आपका वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल सब आ जाते हैं।